नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। हम आपकी क्लास पहले रिकॉर्ड कर रहे थे बट लाइट चली गई, इसलिए पूरी की जो क्लास है वो पूरी डिलीट हो गई, ठीक है ना, सेव हुई नहीं। तो अब हम कर रहे हैं पुनः आपकी क्लास को रिकॉर्ड। तो थोड़ी हमारी आवाज़ आपको दबी दबी सी लगेगी क्योंकि मैंने 1 घंटे की पहले रिकॉर्ड की थी बट रिकॉर्ड हुई नहीं, वो डिलीट हो गई। तो 1 घंटे की एनर्जी मेरी काफ़ी सारी वेस्ट हो चुकी है। तो मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगा तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। अपने इस छठे अध्याय तक अध्ययन कर लिए थे और उन सब की वीडियो आपको इस चैनल के वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। और अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ में घंटी भी दबा दिया है ना, काम आसी था। देखो, 7वें पार्ट वो नाम है सबू पहला अपन देखना है कि हाँ तो पार्ट नाम की, तो 7वें पार्ट का नाम है मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संसार। तो अब थे सोचता होला कि भाई साहब पार्ट नाम तो माने याद है था, बताओ के मतलब है। देखो देखो सबू पहला पार्ट को नाम अपन याद इन वास्ते होना चाहिए क्योंकि पाठ के नाम माथे ही अपन ने ई पाठ में कई कई चीजें पढ़ो बे अपन हैंग पतो चाल जावे। समझ में आई मेरी बात। यानी मानवीय पर्यावरण को मतलब क्यों हो भाई, एडो पर्यावरण जो को मानव निर्मित है, यानी मानव के आसपास, मानव के आस पास का वातावरण, ठीक है। बस्तियां का मतलब क्या हो, मतलब जट लोग रहे बा जगह। परिवहन का मतलब क्या हो कि आने जाने का साधन, केड़ा साधन, आने जाने का साधन। और संसार को मतलब क्या हो कि भाई टेक्नोलॉजी की है। तो ई पाठ में मोटा मोटी आप चीज आ देगा कि भाई चीज क्या मानव रहे है, यानी जो मानवीय पर्यावरण है बी कने बस्तियों केड़ी है, बी में परिवहन को के तरीको है और बी में संसार का के साधन है। बे पूरी चीज़ें आप ई पाठ में देखाला। अगर थाने मस्त लगे कि भाई थे मारवाड़ी में ही पढ़ाओ तो तू थे मैंने कमेंट करके बता सको कि भाई साहब सर थे मैंने मारवाड़ी में पढ़ाओ बढ़िया अच्छो समझ में आवे, तो मैं सारी क्लासा था कि मारवाड़ी में लगा देसूँ। बाकी थाने लागे कि मारवाड़ी अच्छी कौन लागे, थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी बोलो तो आप पूरी क्लासा हिंदी भाषा में ही लेवल है, अपन दोनों भाषा आवे, ठीक है। देखो अब मैं शुरुआत करूं थारे पाठ री, तो थाने बस किताब और पेन लेन बैठना है, बिल्कुल तसल्ली सुनना है कि मैं थाने कई चीज समझा रही हूँ। देखो अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव। अब ये जो को शब्द है ना ओ प्रारंभिक मानव, इनको मतलब की है, इनको मतलब है आदि मानव। अब थे आदि मानव देखा हो गए, आदि मानव, अरे आदि मानव केवे जका पहला पहला आदमी पैदा होया ना ई धरती माथे बोने केवे आदि मानव। और उसको आदि मानव एक अच्छा शब्द नहीं लगता, किसी को कहते हैं ना आदि मानव, तो आदि मानव एक किसी व्यक्ति के साथ में इंसल्ट करने वाला शब्द फील होता है। इसीलिए इस आदि मानव की जगह अपन प्रयोग लेते हैं प्रारंभिक मानव, यानी सबसे पहले पहले जो मानव थे उनको आदि मानव कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में उसको अपन प्रारंभिक मानव कहते हैं। समझ में आएगी। ये जो प्रारंभिक मानव था इसको भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। अब ये जो प्रारंभिक मानव था उसको अगर भोजन चाहिए तो भी वो प्रकृति से प्राप्त करता था, वस्त्र चाहिए तो भी प्रकृति से, आवास चाहिए तो भी प्रकृति से। अब कैसे भाई, पहला वाला मैंने क्या खाया था, शिकार करता, सुबह उठा ले तीर भालो दे जंगल में जो भी ला दो, भले भेड़ बकरी सियार जंगल कुत्ता बिल्ली कुछ भी मिला उसको मार के पकड़ के खाना होता था। वस्त्र का मतलब ये हुआ कि वो पहले तो भाई पेड़ पौधों से अपने पत्तों से अपने वस्त्र बनाते थे, ठीक है। और जैसे ही पत्ते खत्म हो गए या फिर पत्तों का उन्हें उचित नहीं लगा होगा, भाई कोई पत्ते का पत्ता पहन के सोया होगा और सुबह आके देखा तो बकरी ने खा लिया, तो उसको लगा कि यार ये पत्ते वाला मामला सेट नहीं है। तो उसने जो जानवर मार के लाते थे और जानवर मारने के बाद में उन्होंने जो खाल पहननी शुरू कर दी। और उसके बाद में आवास की बात करें तो वो चाहे गुफाओं में रहते थे चाहे जंगलों के ऊपर घर बना के रहते थे, वो पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड थे। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया और इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया। तो आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने अपने आप में बदलाव किया। भाई आप एक उदाहरण मन में लेके सोचिए कि भाई पहले मानव कैसे रहता था और अब कैसे रह रहा है, अब कितनी सुविधाएं हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये धीरे धीरे समय के साथ में परिवर्तन होती रहती है, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताओ भाई, पहले जो बच्चे पढ़ते थे, आपके माता पिता की बात करें तो उनके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं पढ़ते थे। लेकिन अभी जो है वो आप फोन के माध्यम से पढ़ रहे हो, मैं आपको कंप्यूटर के माध्यम से क्लास रिकॉर्ड करके सुना रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये सारे संसार के माध्यम है। अब देखते हैं कि बस्तियां किसे कहते हैं। देखो मैं जो चीज समझा रहा हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, इधर उधर बाका नहीं पड़ना है। देखो बस्तियां, बस्तियां का मतलब क्या होता है? देखो बस्तियों का मतलब होता है वे स्थान। कैसे स्थान? वे स्थान जहाँ पे लोग रहते हो, ऐसे स्थान जहाँ पे लोग अपने घर बना के रहते हो, उसे क्या कहते हैं? बस्तियां कहते हैं। ये इतनी चीज आपको ध्यान होनी जरूरी है। बस्तियां किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हो। कैसी जगह? ऐसी जगह जहाँ पे कौन रहता हो? ऐसी जगह जहाँ पे कौन रहता हो? लोग रहते हो, उसे बस्तियां कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? ओके। अंडरलाइन का जुगाड़ बैठ ही नहीं रहा क्या? गोली मारो इसको। ओके, नो प्रॉब्लम, इसी से काम चला रहे थे। देखो बस्तियां किसे कहते हैं? वे स्थान जहां पर लोग अपने के लिए घर बना के रहते हैं, उस जगह को बस्तियां कहते हैं। देखो प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी बन गई, आवश्यक हो गया एक जगह पर रहना। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई तथा नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। और क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है? देखो सब पहला चीज देखो कि बस्तियां किन है। बस्तियों का मतलब है एडो स्थान या एडी जगह जहाँ पे लोग निवास करते हो। ठीक है ना? ऐसा स्थान जहाँ पे लोग निवास करते हो उसे बस्ती कहते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रारंभिक मानव था पहले एक जगह पे नहीं रहता था, ये इधर उधर भटकता रहता था। क्यों भटकता था? क्योंकि भाई शिकार करना है तो शिकार एक जगह पे थोड़ी रहता था। ऐसा तो है नहीं ले भाई आजा मेरे को मार के खा ले, ऐसा तो था नहीं। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक जंगल से दूसरे जंगल में चला जाता था। तो आदि मानव भी क्या करते थे, प्रारंभिक मानव भी क्या करते थे, उस जानवर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाया करते थे। तो धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि ये तो मामला सेट नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ मेरी तरह आलसी थे जो घर पे ही बैठे रहना पसंद करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई अपन ऐसा करते हैं, इन जानवरों को खाना बंद करके कृषि कार्य शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने कृषि कार्य शुरू किया। तो भाई खेती करेगा तो एक जगह रहना पड़ेगा, स्थायी बसावट शुरू करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे मानव ने स्थायी बसावट शुरू कर दी। ठीक है। अब शुरू की तो उनको सबसे बड़ी चीज की जरूरत थी, एक तो था पानी और दूसरी जरूरत थी मिट्टी की। किसकी जरूरत थी? इधर देखो, ध्यान दो, मिट्टी की। तो पानी का मतलब क्या हुआ? पानी कहाँ होगा? नदी में होगा। और मिट्टी की बात करूं तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए? उपजाऊ। अब नदी के पास में घर बनाएगा तो मिट्टी अपने आप उपजाऊ हो जाएगी। अब नदियों में अपन कुछ नदी देखें, जैसे आपकी नदी देखें सिंधु, सिंधु नदी देखें तो आपकी सिंधु के पास में आपकी एक सभ्यता बनी है जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी। कैसी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। नाम सुना होगा आपने छठी क्लास में या राजस्थान अध्ययन में, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, बस्तियां बना के रहते थे, उनको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। और उसके बाद में हवांग ही जो नदी है, इस नदी के किनारे जो आपकी सभ्यता बनी थी वो बनी थी चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। किसकी सभ्यता? चीन की सभ्यता विकसित हुई। ठीक है। इन देशों की सभ्यता विकसित हुई। देखो अब इसके आगे देखो, बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय या के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। देखो बस्तियों के प्रकार दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो अस्थायी हो सकती है, दूसरी स्थायी हो सकती है। और जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें कहा जाता है अस्थायी बस्तियां। और घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानकारी कृषि एवं
ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। अब मैं आपको बस्ती समझा देता हूँ, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। मैं पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप इधर ही बाका फाड़ते रहे, ठीक है ना। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको बस्तियां, ठीक है। बस्तियां का मतलब क्या है? जहां लोग घर बनाकर निवास करते हो, बस्तियां हो गया। अब ये जो आपकी बस्तियां हैं, ये बस्तियां होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली बस्ती जो होती है उसका नाम है स्थाई, और दूसरी जो है वो है आपकी अस्थाई। अब इन दोनों का मतलब क्या? स्थाई का मतलब है परमानेंट रहते हैं वहीं पे, और अस्थाई का मतलब है कुछ समय के लिए रहने वाले लोग। इसका मतलब है कि भाई वो हमेशा यहीं रहेंगे। ये तो होते हैं हमेशा के लिए, और ये होते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए। समझ में आ गया? बसावट आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक शब्द आया आपका ऋतु प्रवास, इसको भी अलग से समझो क्योंकि चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक शब्द आया ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। अब ऋतु का मतलब क्या है? ऋतु आपको पता है? ऋतु का मतलब है भाई सर्द ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये जो ऋतुएं होती है वही। और प्रवास का मतलब है रहना। प्रवास का मतलब क्या होता है? रहना। अब ऋतु के अकॉर्डिंग जो रहते हैं, ऋतु के अकॉर्डिंग कैसे? भाई जैसे मैं अभी बात करूं, अपने अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में अभी अप्रैल में क्लासें ले रहा हूँ, ठीक है। अप्रैल मंथ में अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ मान लो आपकी गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे रहने वाले लोग गर्मी के दिनों में कहाँ चले जाएंगे? हिमालय की पहाड़ों में चले जाएंगे। और यहाँ जैसी ज़्यादा ठंड बढ़ गई तो वापस इधर आ जाएंगे। तो ये जो ऋतु के अकॉर्डिंग जो प्रवास करते हैं, ऋतु के अकॉर्डिंग रहना पसंद करते हैं, उनको कहा जाता है ऋतु प्रवास। समझ में आ गई सारी चीजें? देखो बस्तियां समझ में आ गई, स्थायी बस्ती, अस्थायी बस्ती, ऋतु प्रवास, और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे? हवांगी नदी के किनारे। इतनी चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या जरूरी? अब ये क्या कह रहा है कि आपको कहीं पे बस्ती का निर्माण करना है, या फिर कहीं पे घर बनाना है, या कोई बस्ती पूरी बसानी है, तो इसके लिए प्राकृतिक दशाएं, यानी प्राकृतिक दशाओं का मतलब है आपके लिए उपयुक्त दशाएं, या फिर ऐसे कहें कि आपके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु का मतलब ये होगा कि जो जलवायु आपको पसंद हो या आपके शरीर शरीर को अच्छी लगती हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है और आप वहां पे बस्ती बना दे तो वहां पे लोग रहेंगे ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? और जल की उपलब्धता, बिल्कुल, जल है तो जीवन है, जीवन है तो जल है, और जल है तो कल है, कल है तो जल है, ठीक है। कोई कोई ये भी कहता होगा कल है तो परसों है, ठीक है। उसके बाद में उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, यानी अच्छी भूमि होनी चाहिए, और उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। उपयुक्त भूमि का मतलब ये हुआ कि कोई पहाड़ पठार ऐसा नहीं होना चाहिए, बेचारे उतरने चढ़ने में ही रहेंगे, बैठ के आराम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहीं पे अगर आपको बस्ती का निर्माण करना है तो अनुकूल प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होगी बताइए। तो सबसे पहली क्या होगी? अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता अच्छी होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आई? चलो अब हम आपके चित्र की यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। बड़ी बड़ा मतलब है ना, शौक होता है अपने को जब आप किताबें पढ़ते हो तो चित्र देखने का। तो इस चित्र को बढ़िया मस्त देखो, यहाँ पे मैं इसको जूम करूँ या नहीं? नहीं चलेगा। चित्र में देखो क्या दिख रहा है सर? चित्र में तो हमारे को ढाणियाँ दिख रही है। ढाणियाँ दिख रही है, देखो ये यहाँ पे आपका पानी है। ये अनुकूल जलवायु है कि नहीं है? पेड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे अच्छे अच्छे बादल है, यहाँ पे वापस खेत है, यहाँ पे हरियाली है,
यहाँ पे शायद कार भी है, ये घर है कि नहीं? एक अनुकूल जलवायु हुई या नहीं? देख, आपका तैरने का मन किया पानी में आ जाओ, पेड़ की छांव में बैठने का मन किया पेड़ की छाया में चले जाओ, हरियाली में बैठना है तो हरियाली में चले जाओ, खेत में काम करना है खेत में चले जाओ, पहाड़ के ऊपर घूमने चला जाना है तो पहाड़ पे जाओ, बादल देखने हैं तो आप बादल देखिए। तो ये सारी चीजें जो है एक प्रकार की अनुकूल जलवायु का निर्माण करती है, और यहाँ पे ये जो पूरी पूरी प्रक्रिया है इसको बोलते हैं मानव बस्ती। ऐसी जगह जहाँ पे कौन रहते हो? मानव रहते हो, उसको बोलते हैं मानव बस्ती। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है, इस स्टोरी को समझना है, तो मैं शुरू करता हूँ आपको स्टोरी को। देखो, मेरी का जन्म था, यानी एक लड़की मेरी है जिसका जन्मदिन था। ठीक है, केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरुप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। अब गुरुप्रीत इसकी फ्रेंड है, वो उसकी प्रतीक्षा कर रही है, यानी इंतजार कर रही है। आपने भी अपने फ्रेंड का इंतजार किया होगा, ठीक है ना? आखिरकार थकी खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। अब मुझे ये बताओ, ये यातायात जाम क्या होता है? यातायात जाम का मतलब होता है वाहनों की भीड़। किसकी भीड़? वाहनों की भीड़, यानी जहाँ पे आप कभी, जिसको अपन बोलते हैं ट्रैफिक, यानी बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, ठीक है ना? वाहनों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, यानी कोई छोटी सी गली होती है, उसके अंदर बड़ा सा डंपर वाला आके फंस जाए, तो उसके पीछे छोटे छोटे जो वाहन होते हैं वो उस रास्ते के अंदर फंस जाते हैं, तो उसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है यातायात जाम, और अंग्रेजी में आपके कहते हैं ट्रैफिक। ठीक है। मेरी की माँ मिसेज थॉमस से गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओहो, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रदूषण का मतलब क्या हुआ? ऐसा वातावरण जो प्रदूषित हो, स्वच्छ नहीं हो, या फिर आप में से कोई यही सोचता होगा कि सरदूषण के साथ में प्र जुड़ने पर प्रदूषण बनता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। देखो, प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? बताओ भाई, क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन की जनसंख्या, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मेरी के पिता थॉमस ने कहा। मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? कि भाई, कहने का मतलब ये कि भाई शहर में इतना सारा जाम है, इतना सारी प्रदूषण वाली हवा, गैस और वातावरण है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो फिर भी लोग ये शहर में आते क्यों हैं? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, देखो, शहर में आते क्यों हैं, तो इसके लिए कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण है, वे यहाँ नौकरी के लिए आते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए आते हैं, चिकित्सा सुविधा के लिए आते हैं। मेरी ने पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते हैं तो रहेंगे कहाँ? तो सारे लोग कहाँ रहते होंगे? मिसेस थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर हैं, अच्छी सुविधाएं वाले हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब हमारे दादाजी बीमार हुए तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। अब देखो, दो तीन चीज़ें इसमें बेहतर समझनी है आपको। भाई, पहली बात तो है कि शहरी बस्तियां एवं ग्रामीण बस्तियों में फ़र्क क्या है? कि शहर की जो बस्तियां होती हैं वो ज़्यादातर होती है गंदी, यानी जहाँ लोग अस्वस्थकारी तरीके से रहते हैं। भाई, जो अमीर लोग होते हैं वो तो अच्छे से अपने घर बना के रह लेते हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं तो वो इतना अच्छे से घर नहीं बना पाते, तो वो गंदी बस्तियों में ही रहना पड़ता है उनको मजबूरी में। ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहर क्षेत्र में आते क्यों हैं? ठीक है ना, ये चीज़ अपने को यहाँ पे देखनी है। तो वो चीज़ क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड में करके बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूँ, गांव के लोग शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं? कारण क्या है? देखो, पहला कारण क्या है? पहला कारण है शिक्षा, एजुकेशन।
यानी गाँव में इतना एजुकेशन नहीं है। आप कहोगे सर शिक्षा तो है, स्कूल तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्कूल कहाँ तक है? 10वीं से 11वीं 12वीं तक है। उसके बाद में कॉलेज की पढ़ाई करनी है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? शहर की तरफ आना पड़ेगा। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है रोजगार। रोजगार, लोगों को मजदूरी के साधन जो है वो शहर में ज़्यादा मिलते हैं, गांव में कम मिलते हैं, इसलिए वो आते हैं। उसके बाद में है आपके चिकित्सा सुविधा। 3 नंबर पे क्या चीज़ है? चिकित्सा सुविधा। भाई जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर अच्छे सुविधा वाले कहाँ पे हैं? शहर के अंदर है, न कि गांव के अंदर। उसके बाद में चौथा कारण माने तो आरामदायक जिंदगी। आरामदायक जीवन यापन। देखो, आरामदायक जीवन यापन के तौर तरीके शहर के अंदर ज़्यादा, जैसे बात करें आपके टीवी की, टीवी आपको सिटी में मिलेगा, फ्रिज आपको सिटी में मिलेगा, एसी आपको सिटी में मिलेगा, फॉर्चूनर कार आपको सिटी में मिलेगी। ये जो आरामदायक ज़िंदगी, ऐशो आराम की जो ज़िंदगी होती है वो सिटी में होती है, गांव में नहीं होता है। गांव में तो बस खेत में जाओ, पहावड़ा लेके कृषि कार्य करो। तो इसी कारण से जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ज़्यादातर गांव को छोड़ करके शहर की तरफ आकर्षित हो रही हैं। और शहर में ये इतने ज़्यादा आकर्षित होंगे, इतने ज़्यादा लोग शहर में आएंगे, तो इनका परिणाम क्या निकलेगा? इन सब का परिणाम निकलेगा प्रदूषण। क्या परिणाम निकलेगा? प्रदूषण। दूसरा परिणाम क्या निकलेगा? यातायात जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इस तरीके की जो दिक्कत आती है वो आती है इस कारण। तो आप समझ गए होंगे कि जो लोग हैं वो आपके इधर क्यों आते हैं। समझ में आ गया भाई? ओके। इधर हाँ, ऋतु प्रवास का जो उदाहरण दे रखा है उसको पढ़ते। देखो, ऋतु प्रवास, जो लोग मौसमी आवागमन यानी मौसम के समय आवागमन करते हैं या मौसम का आवागमन और ऋतु प्रवास करते हैं, उस लोगों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। जो लोग पशु पालते हैं वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में चले जाते हैं। जैसे गर्मी वाले क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ के जो चारागाह है वो सूख जाएंगे, जहाँ बारिश हुई है उसकी खोज में वो आगे से आगे चले जाएंगे। तो ऐसों को कहा जाता है ऋतु प्रवास। ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ऊपर दिए गए संवाद, संवाद का मतलब आपस में बातचीत करने का जो तौर तरीका होता है उसको कहा जाता है संवाद, से बस्तियों के दो चरित्र हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। तो ध्यान आ गया होगा आपको कि बस्तियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव के लोग जिस बस्ती के अंदर निवास करते हैं उसको ग्रामीण बस्ती कहते हैं, जहाँ लोग क्या करते हैं? देखो, गांव अर्थात ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन यानी मछली का पालन करते हैं, वानिकी यानी छोटा मोटा व्यापार करते हैं, ठीक है ना, दस्तकारी या फिर पशुपालन का जो व्यापार करते हैं या संबंधित कार्य करता है उसको कहा जाता है ग्रामीण बस्ती। ठीक है, ग्रामीण बस्ती जो होती है वो एक तो होती है सघन, ठीक है, और दूसरी होती है प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर आसपास होते हैं। देखो, सघन बस्ती जो होती है उसको बोला जाता है किसे? जिसके घर क्या हो, पास पास बने होते हो। और परिकीर्ण बस्तियां जो होती है जिसमें घर होते हैं बहुत दूर दूर तक व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, देखो ये कहाँ पे पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ मोटा मोटी चीज वापस इस चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। देखो, मैं आपको बस्ती बता चुका कि भाई बस्ती क्या होती है, वो तो आपने पढ़ ली। तो अब ये जो आपकी बस्ती होती है ये होती है 2 प्रकार की, ग्रामीण एवं शहरी बस्ती। लेकिन जो ग्रामीण बस्ती होती है ये आपके और 2 प्रकार की होती है। तो ग्रामीण, कैसी बस्ती? ग्रामीण बस्ती। ठीक है, अब ये जो ग्रामीण बस्ती होती है ये आपके 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो, 2 प्रकार की कौन सी? एक तो होती है सघन बस्ती, यहाँ पे घर क्या होते हैं? घर होते हैं पास पास, और यहाँ पे जो घर होते हैं वो होते हैं दूर। तो जो दूर होते हैं उनको प्रकीर्ण कहा जाता है, और जो पास पास होते हैं उसको सघन बस्ती कहते हैं। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे घर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे।
तो इनके बीच में डिस्टेंस है या नहीं है, इसको कहते हैं प्रकीर्ण बस्ती। और ये जो प्रकीर्ण बस्ती है वो आपके पाई जाती है ज्यादातर पहाड़ी इलाका में। देखो ये पहाड़ वाला क्षेत्र है कि नहीं है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। और जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट घर बनाए जाते हैं। देखो ऐसा स्थान जहाँ पे जल का जमाव होता है तो उस जगह पे ऊंचा प्लेटफॉर्म अथवा ऊंचे घर बनाते हैं, जिसको बोलता है स्टिल्ट वाले घर। और स्टिल्ट वाले घर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके नीचे डंडे फंसा करके इस तरीके से उनको ऊपर उठा दिया जाता है, फिर उस घर का निर्माण कर दिया जाता था। इस तरीके से जो घर बना हुआ होता है उसे बोलते हैं स्टिल्ट मकान या फिर घर, ठीक है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतों में घास फूस बनी होती है और स्थायी सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियों में विकसित होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। और अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। तो देखो जो चीज़ें, जो घर इस तरीके से निर्मित होते हैं, यानी जहाँ पानी का भराव ज़्यादा रहता है या पानी जल्दी उनमें आ जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में उन घरों के नीचे क्या किया जाता है, एक खंबे लगा करके या मजबूत पिलर निकाल करके उन घरों का पानी से ऊपर मतलब उन घरों के लिए नींव दे करके निर्माण किया जाता है। उसको बोला जाता है स्टल्ट मकान या स्टल्ट घर या फिर स्टल्ट बस्ती, ठीक है ना। ओके, अब इन बस्तियों के अंदर अपन बातचीत करेंगे आपके पर्यावरण की, सॉरी परिवहन की। परिवहन क्या चीज होती है, देखो परिवहन का मोटा मोटी अपन अर्थ देखा तो परिवहन का मतलब होता है आने जाने का साधन, आने जाने के साधन। कैसे साधन, आने जाने के जो साधन होते हैं उसको बोलते हैं परिवहन। देखो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा में अधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधन का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। देखो पहले के ज़माने की बात करें तो परिवहन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हुआ करता था। लोग पैदल चलते थे और इतना उनके पास में टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं था और इतनी अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं थी। वर्तमान समय में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आप अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से जा सकते थे, बट पुराने ज़माने में लोगों के पास में ऐसा कोई सहारा नहीं था। और बाद में धीरे धीरे आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया, तो पहिए की वजह से थोड़ा साधन है, ये जो परिवहन का साधन संसाधन का जो मामला है वो थोड़ा आसान हो गया था, ठीक है। और आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पशुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्नर में क्या भूत बन के या क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या, ये कोई भूत का घर नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है और ये क्या कराता है। देखो बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, तो अपने भारत में बात करें तो ये पाते हैं अपन जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, कोई पूछ ले कि भारत के अंदर बर्फ के बने हुए घर आपको कहाँ मिलेंगे, तो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। इनको कौन बनाता है, तो भाई वहाँ रहने वाले लोग बनाते हैं। और इन घरों को क्या कहते हैं, तो इन घरों को कहा जाता है आपके गर्तावास, ठीक है। जो घर जमीन के अंदर बर्फ वाले क्षेत्र में गड्ढा खोद करके बनाया जाता है उसको कहा जाता है गर्तावास, ठीक है। और यहाँ चित्र दिख रहा है जिसके अंदर यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी आपको दिख रही होगी। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है परिवहन के रूप में। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर परिवहन के रूप में किन जानवरों का उपयोग किया जाता है, गधा, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत देख लेना भाई, दक्षिण अफ्रीका के कौन सा, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत के क्षेत्र के अंदर लामा, लामा एक पक्षी क्या पशु है, उसका उपयोग भी इस तरीके से यातायात के साधनों के लिए किया जाता है। और तिब्बत के अंदर याक का किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारी को भारत पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या फिर थलीय मार्ग से आते थे। और वर्तमान समय में क्या होता है, हवाई मार्ग ने इसको बहुत ही फास्ट बना दिया, यानी द्रुत बना दिया है। और आज भारत से यूरोप अगर आपको यात्रा करनी है तो लगभग आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 6 से 8 घंटे। तो इस प्रकार से परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत
करते हैं। तो ध्यान रखना इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन जमाने के अंदर या जो प्रारंभिक मानव था उस जमाने के अंदर किस तरीके से आपके परिवहन के साधन हुआ करते थे और वर्तमान समय में किस तरीके के परिवहन साधन है, यानी पहले के परिवहन साधन और वर्तमान के परिवहन के जो साधन संसाधन है उनके बीच में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। देखो अब आगे देखेंगे परिवहन के मुख्य 4 साधन है। तो परिवहन के कितने साधन है? परिवहन के 4 साधन है या परिवहन के 4 प्रकार है, जिसके अंदर पहला आपका सड़क मार्ग, दूसरा आपका रेल मार्ग, तीसरा आपका जल मार्ग और चौथा आपका वायु मार्ग। कौन कौन से? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। और इसके अंदर आपका जो पहला सड़क मार्ग है इसका अध्ययन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक जरूर शेयर कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।